हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग का राजा जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग इस चैनल पे एक वीडियो के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। और देखिए, पिछले वीडियो हम लोग केजीएस के अर्थात खान ग्लोबल स्टडी के जो बुक के फॉर्मेट में आया था प्रैक्टिस सेट, उसमें केवल 20 प्रैक्टिस सेट थे और 20 को 20 हम लोग सामान्य अध्ययन के उसको सॉल्व कर चुके हैं। और उसे आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में है, उसे जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो हम लोग एडुटेरिया का जो फुल लेंथ एडियो के लिए प्रैक्टिस सेट आया है। देखिए, पूरा पूरा फुल लेंथ है, मतलब सारे सब, मतलब एक तरह से पेपर ही समझिए इसको। और सभी लोग पता है एडिटोरियल प्रैक्टिस सेट काफी अच्छे होते हैं, क्वेश्चन का स्तर इनका बहुत अच्छा होता है। और ये एडिटोरियल जो क्वेश्चन बुकलेट फॉर्म में है ना, वो जो इनके सेंटर पे एग्जाम होते हैं उसका प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे। और देखिए, ये लगभग 100 प्रश्न है। और मैं इसमें थोड़ा, इसमें क्या है ना कि एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है ना कि इसके जितने भी विकल्प दिए रहेंगे उन सारे विकल्प के आयामों को हम लोग देखेंगे कि इससे और क्या प्रश्न बनने की संभावना है और बन सकता है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसका पहला चैनल, ओ सॉरी, पहला प्रश्न। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इसका। देखिए, पहला प्रश्न ये क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि प्रश्न संख्या एक ये कह रहा है कि इसमें देखिए क्या है ना कि इसमें, एक मिनट, हाँ, ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो पहला कथन है यहाँ, ये कह रहा है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगी है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगी है। तो देखिए, पहला कथन क्या है, गलत है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि त्रिपुरा चारों तरफ से नहीं बल्कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। और क्योंकि चारों तरफ से घिरने का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये क्या है, ये मतलब ये एक तरह से ये कोई भी नक्शा, कोई भी शेप मान लीजिए कि ये त्रिपुरा है और इसके चारों तरफ क्या है, बांग्लादेश है। तो ये तो ऐसे ही मतलब दिखने में गलत लग रहा है। तो ये क्या, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कथन कह रहा है कि भूटान और म्यांमार से भारत के चार चार अपनी सीमा साझा बनाते हैं। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। भूटान और म्यांमार से जो भारत के चार चार अपनी सीमा साझा करते हैं। और क्या ना, त्रिपुरा देखिए ऊपर हम लोग देखिए कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ऊपर जो कह रहा है ना, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है, ठीक है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। तो इसमें प्रश्न संख्या, देखिए, पहला कथन गलत इसलिए है ना क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान से 5-5 राज्यों की तो सीमा लगते ही है, साथ में केंद्र शासित प्रदेशों की भी सीमा लगती है जो कि लद्दाख है। तो ये चीन और पाकिस्तान से संबंधित और जो देखा जाए ना तो सही है, लेकिन बांग्लादेश से ना कोई भी केंद्र शासित प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा भी गलत है और तीसरा बस केवल सही, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या है, सही है। और देखिए, कुछ प्रश्नों को मैं ज्यादा व्याख्या कर दूंगा और लिखने की कोशिश थोड़ा, मतलब जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां लिख दूंगा। लेकिन खैर, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 ये कह रहा है कि जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है। रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन जीविका कृषि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, रोपण कृषि बिना क्या है कि एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती होती है। इस प्रकार की खेती में ना लंबे चौड़े खेत क्षेत्र में एक एकल फसल बोई जाती है, मतलब केवल एक ही फसल बो जाता है। और रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच के क्या है, एक तरह से इंटरफ्रेंस होता है। एक तरह से हिंदी में शुद्ध बोला जाता है अंतरापृष्ठ होता है, जो मतलब इंटरफेस बोला जाता है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसके लिए जो सही आंसर हो जाएगा, रोपण कृषि। फसल जब लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उसको क्या कहते हैं, रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। और देखिए, भारत में ना चाय, काफी, रबड़, गन्ना, ये क्या है ना, ये रोपण कृषि के मतलब एग्जाम्पल में देखा जाए ना तो क्या होता है इसका, चाय, कॉफी, ये सब जो फसलें आती है ना, ये साथ में गन्ना हो गया, ये सब रोपण फसल के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। तो ये कह रहा है कि इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और काफी उगाई जाती है। ये विशेषता किस मिट्टी की है। तो कह रहा है कि इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और ये कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में उगाई जाती है। तो ध्यान दीजिए कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में कौन सी मिट्टी ज्यादा उगाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, ये तो नहीं होगा क्योंकि वहां पे ज्यादातर जलोढ़ मिट्टियां नहीं होती हैं। काली मिट्टी, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये काली मिट्टी है जो मध्य प्रदेश, ओ सॉरी, महाराष्ट्र, गुजरात के क्षेत्रों में पाया जाता है। लाल और पीली मिट्टी, तो ये भी नहीं है। लास्ट में दे रहा है डी, लेटराइट मिट्टी, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, लेटराइट ना एक तरह से देखा जाए ना, जो मृदा होती है, ये मृदा के निर्माण, इस मृदा का निर्माण जो होता है ना, उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद आने के कारण होता है, ठीक है। और ये भारी, यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ भारी वर्षा में अत्यधिक क्या होता है, निक्षालन, जिसको लीचिंग बोलते हैं, लीचिंग इंग्लिश में कहते हैं। और इसी का एक परिणाम होता है, ठीक है। तो ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है, केरल के तटीय इलाकों में। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो कह रहा है कि विशाखापत्तनम एक भू आबंधन प्रबंध, मतलब आबंधन पत्तन है। क्या है, विशाखापत्तनम के बारे में दे रहा है। तो देखिए, कह रहा है कि विशाखापत्तनम एक भू आबंध
आबद्ध पत्तन है। देखिए पहला कथन क्या है इसका, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है, देखें, ठीक है। तो चेन्नई पत्तन ना क्या है कि पूर्वी तट पे स्थित है। आप जब भी भारत का मैप देखेंगे तो आप सभी लोग पता होगा कि यहाँ पे चेन्नई है, और ये मतलब ये क्या है, ये कह रहा है कि चेन्नई पत्तन एक प्राकृतिक पत्तन है। तो चूंकि चेन्नई पत्तन ना पूर्वी तट पर स्थित है, और ये सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। और ये जबकि प्राकृतिक नहीं बल्कि ये क्या है, चेन्नई का पत्तन क्या है, तो ये कृत्रिम पत्तन है। क्या है ये कृत्रिम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसके वजह से गलत हो जाएगा। अब देखिए दो जिसमें जिसमें होगा ना, ये इसको कैंसिल कर देगा। बी में है ये कैंसिल हो जाएगा, सी में है ये भी कैंसिल, डी में है ये भी कैंसिल। तो यहाँ तो हमको पता है कि ये मतलब दो की वजह से ये सारे गलत हो जाएंगे। लेकिन तीसरे के ऑप्शन से देखते हैं, ये कह रहा है कि चेन्नई पत्तन का पोताश्रय सबसे गहरा है। तो देखिए तीसरा भी कथन क्या है, गलत है। तीसरा भी कथन गलत, क्या है, गलत। केवल ऑप्शन नंबर एक क्या है, सही है। तीसरा केवल ऑप्शन नंबर ए अर्थात ये क्या है, सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा है, ये 5। तो ये कह रहा है बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहा जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि बृहद ट्रक मार्ग किसे कहा जाता है। तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्र मार्ग को, या उत्तमाशा अंतरद्वीप समुद्र मार्ग को, या दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। तो इसमें पूछा क्या है, तो देखिए बृहद ट्रक मार्ग जो रहा ना, बृहद ट्रक मार्ग ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह कहा क्यों जाता है, क्योंकि यह मार्ग ना औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेश जिसमें उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य क्या आता है, देखिए उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य मतलब उत्तर पूर्वी यूएसए इसको लिख सकते हैं, और पश्चिमी यूरोप के मध्य है, किसमें, पश्चिमी यूरोप के मध्य। ये पश्चिमी यूरोप के क्या है, मध्य है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्गों को बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है। अगला है प्रश्न संख्या 6। तो ये कह रहा है कि पारितंत्र को परिभाषित किया जाता है किससे, मतलब पारितंत्र को जो परिभाषित किया जाता है किसके माध्यम से। तो किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी के रूप में, या जीवधारियों का आपसी संबंध है, पर्यावरण के बीच संबंध जिसमें वह रहते हैं, या पृथ्वी का वह स्थान जहां सजीव रहते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। तो देखिए जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का जो संबंध होता है ना, वे मतलब बीच का जो संबंध होता है उसे ही पारितंत्र कहते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, इसलिए सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 7। तो ये कह रहा है कि नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है, उत्तर से दक्षिण। तो अगर जो मैप देखे तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, ऊपर एक तरफ से ऊपर से नीचे आएंगे तो पहले नदी जो पड़ती है ना, ये पड़ता है चेनाब पड़ता है। उस पहले सबसे जब ऊपर से नीचे आएंगे तो सबसे पहले जो नदी पड़ती है कौन सा, चेनाब है, ठीक है। उसके बाद जो आएंगे उसके बाद नीचे और आएंगे थोड़ा सा तो रावी नदी पड़ती है। कौन सी नदी, ये रावी नदी पड़ती है। और उसके नीचे आएंगे तो कौन सी पड़ती है, नर्मदा नदी। क्या है, नर्मदा, जो कि मतलब मध्य भारत में है नर्मदा। उसके नीचे आएंगे तो नर्मदा के जस्ट नीचे आएंगे तो ताप्ती नदी, जिसे तापी भी कहा जाता है। और उसके नीचे आएंगे तो कावेरी नदी, थोड़ा सा किनारे में लिख रहा हूँ, कावेरी नदी, ठीक है। तो देखिए चिनाब रावी नर्मदा, तो देखिए चिनाब रावी नर्मदा किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में केवल है, चिनाब रावी नर्मदा ताप्ती और कावेरी। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 8। तो ये कह रहा है निम्न से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला इसमें कथन जो दे रहा है ना, ये कह रहा है कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है, तो 31 मतलब 31% प्रति ग्राम होती है। देखिए ये जो आप लोग सोच लो, बहुत से लोगों को लगा है कि ये जो 2 जीरो क्यों दिया है, प्रतिशत में तो एक ही जीरो रहता है। तो ये क्या है ना कि ये प्रतिशत आप सभी लोगों को पता हो कि 100 पे लिया जाता है, ठीक है, कितने पे, 100 पे लिया जाता है। लेकिन जो महासागरों की जो लवणता है ना, ये 100 पे नहीं बल्कि 1000 ग्राम पे लिया जाता है। मतलब देखा जाता है 1000 ग्राम जल में कितनी लवणता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे 2 लिया जाता है। तो कह रहे हैं कि महासागरों की औसत लवणता 31% ग्राम होती है, प्रतिशत नहीं प्रति हजार पढ़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद कह रहे हैं मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर होती है। और या मृत सागर इजराइल जॉर्डन और वेस्ट बैंक फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से सत्य कथन हमको क्या करना था, चूज करना था। देखिए सत्य कथन ये होगा ना कि मृत सागर जो है ना, इजराइल जॉर्डन और वेस्ट बैंक जो कि वर्तमान में फिलिस्तीन की सीमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन एक गलत इसलिए ना कि देखिए लवणता क्या है ना कि 1000 ग्राम जल में मौजूद क्या होती है, नमक की मात्रा होती है, ठीक है। और महासागर की जो औसत लवणता होती है ना, ये एक 31 मतलब 31% नहीं होता, कितना होता है ये, 35 इसको माना जाएगा, 35, ठीक है, 35 होता है, ठीक। और उसके बाद ये कह रहा है कि मृत सागर की लवणता कितनी है, तो 310 ग्राम प्रति लीटर है। तो ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि मृत सागर की जो लवणता है ना, ये लगभग
310 नहीं, बल्कि ये कितना है, 340 है, 340 ग्राम प्रति लीटर है। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल क्या है, सही है। और उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित सूचियों का सही से मिलान कीजिए। तो देखिए एक तरफ मसाला दिया है, दूसरी तरफ उसके शीर्ष उत्पादक राज्य दिया है। तो इसमें दिया है कि केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो देखिए केसर का जो सबसे अधिक उत्पादन होता है ना, ये होता है आपका जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, ये 4 से सम्मिलित होगा, ठीक है। और अच्छा, ऊपर एक जो दिया है कि सबसे अधिक मसाला, और जो प्रश्न का भी पूछ देना था। देखिए सब भारत में सबसे ज्यादा, पहले हम इसको प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है। काली मिर्च कहाँ सबसे ज्यादा होता है, तो केरल में होता है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा, थर्ड। बी का क्या होगा, थर्ड हो जाएगा। उसके बाद हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन, ये महाराष्ट्र में होता है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। और उसके बाद डी, जीरा जो है सबसे ज्यादा उत्पादन इसका राजस्थान में होता है, तो डी का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए इसके अब कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, ए का 4। तो देखिए अगर जो आप लोग को पता होगा ना, केसर का सबसे उत्पादन जहाँ का होता है, जम्मू कश्मीर में होता है, ठीक है। हमने तो ये मिला दिया, लेकिन आपको ए का 4 सम्मिलित हो गया। आप देखेंगे ना किस में, और ए का 4 किस ऑप्शन में मिल रहा है। तो देखिए ए में नहीं मिल रहा है, तो इसको हम लोग तुरंत कैंसिल कर देंगे। बी में मिल रहा है, तो इसको देख छोड़ देंगे, आगे देखते हैं। सी में भी नहीं मिल रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। डी में नहीं मिल रहा है, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब आगे क्या ना, हमें और किसी ऑप्शन को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल ऑप्शन नंबर बी सही करेंगे और आगे निकल जाएंगे। हालांकि मैं तो यहाँ बता रहा हूँ, इसकी वजह से मैं सब देखना पड़ रहा है, लेकिन और जो एग्जाम हॉल में और जो सॉल्व कर रहे हैं, तो इसे मतलब इसे एलिमिनेट प्रोसेस बोलते हैं। और इससे ना इस टाइप के प्रश्न काफी आसानी से, देखने में कठिन लगते हैं लेकिन बहुत जल्दी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो खैर अगला प्रश्न अच्छा थोड़ा सा इसके बारे में ये देख लें। तो देखिए इससे कुछ इतर जो प्रश्न है ना, देखिए भारत में मसाला उत्पादन में शीर्ष राज्य देखा जाए ना, तो इस समय लगभग हमको लगता है कि शायद केरल में ही होता है, ठीक है। केरल राज्य को मसालों का बगान कहते हैं। प्रश्न कभी पूछता है मसालों का बगान किसे कहते हैं, यहाँ पे देखते हैं मसालों का बगान, तो ये होता है केरल राज्य। कौन सा है, ये है। इसको मतलब केरल राज्य को कहा जाता है, ठीक है। और काली मिर्च को ना मसालों का राजा किसको, एक तरह से यहाँ देखिए लिखते हैं मसालों का क्या होता है। ये प्रश्न एक कई बार पूछा जा चुका है, मसालों का राजा, तो ये कौन सा होता है, ये काली मिर्च है। मसालों का राजा किसको कहते हैं, काली मिर्च को कहते हैं। यहीं भी एक प्रश्न और पूछा जाता है, कहीं कहीं पर प्रश्न पूछा है कि मसालों की रानी किसको, तो मसालों की रानी किसको कहते हैं, तो ये इलायची को कहते हैं। किसको, ये होता है इलायची को मसालों की रानी कहा जाता है। और ये क्या ना, एक प्रश्न पूछा था हल्दी राजधानी किसको कहा जाता है, तो महाराष्ट्र के एक सांगली शहर है, ये एमपी का हम लोग लिखते हैं महाराष्ट्र, जो सॉरी एमपी नहीं, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पूरा लिखते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र का एक सांगली शहर है, क्या है, सांगली। तो इसको ना, इसको कहा जाता है हल्दी राजधानी कहा जाता है। तो खैर इससे थोड़ा बहुत ये इतर जानकारी था, इसको हम लोग देख लिए। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, ये कह रहा है भू अस्थायी उपग्रह अर्थात जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में कह रहा है कि पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कह रहा है कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो क्या है ना, देखिए भू स्थायी उपग्रह जो होता है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी की क्या करता है, परिक्रमा करता है। अर्थात इस शेप का कोई अगर जो, मतलब अब सभी लोग पृथ्वी है, तो देखिए ये जो होता है ना, ये इस तरह से मतलब ये इस तरह से गति करता है, ठीक है। तो मतलब सैटेलाइट जो है इस माध्यम से इसकी गति करता है, पूरब से सॉरी पश्चिम से पूर्व के लिए, पूर्व की तरफ। तो पहला कथन क्या है हमारा, सही है। तो सही है, तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कौन सत्य नहीं है, इस बात को बड़ा ध्यान देना जरूरी है। तो ये तो सही है। उसके बाद कह रहे हैं इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, तो बिल्कुल क्या है, सही है। क्या है ना कि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, ये भी क्या है, सही है। सी कह रहा है कि इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, कितना, तो देखिए बिल्कुल ये क्या है, गलत है। क्योंकि भू अस्थायी उपग्रह जो होता है ना, इसका जो कक्षीय वेग होता है ना, 8 किलोमीटर पर सेकंड नहीं होता है, बल्कि कितना होता है, ये होता है लगभग 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। और देखिए 8 किलोमीटर पर सेकंड किसका होता है, चूंकि आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो भू अस्थायी उपग्रह होते हैं ना, ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं। कितने, तो 36,000, कितना जीरो हो जाएगा, हाँ 3 जीरो होगा। ये 36,000 किमी की ऊंचाई पर होते हैं। और 8 किलोमीटर के प्रति सेकंड से चक्कर वो ग्रह लगाते हैं ना, जो पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह होते हैं, ये 8 किलोमीटर उपग्रह से चक्कर लगाते हैं। देखिए इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, गलत है। तो सी सही गलत है, तो इसलिए हमारा सही हो जाएगा आंसर। उसके बाद डी का रहा है कि ना, यह उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर पृथ्वी की परिक्रमण लगाते हैं। ये तो ऊपर हम लोग यहाँ देखे, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है सरल सूक्ष्म आवर्धन की क्षमता क्या होती है। इसमें कह रहा है कि सरल सूक्ष्म आवर्धन की क्षमता क्या होती है, तो यम इजकल टू 1+d/f। देखिए यफ इसमें क्या होता है, तो यफ जो होता है ना, ये लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। क्या होती है ये, लेंस की फोकस दूरी कहलाता है ये, ठीक है।
तो इसका जो फार्मूला होता है ना, यम इजकल टू 1+d/f, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यही फार्मूला होता है। तो आगे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही कर देंगे हम लोग, ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा 12। तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कह रहा है कि नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। नमी युक्त वायु का जो घनत्व होता है ना, शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या है ना, नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से क्या होता है, कम होता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो ये भी कथन क्या है, सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त, क्या है ना, नमी युक्त वो जो वायु होता है ना, उसमें आर्द्रता क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो आर्द्रता ज्यादा होती है तो सघन मान लीजिए वायु ज्यादा होगा। तो जब अब सभी लोग पता हो कि जो ध्वनि का जो मतलब चाल होता है ना, उस किसी भी चीज के घनत्व पर निर्भर करता है, ठीक है। आर्द्रता ज्यादा होगा तो वायु का घनत्व भी ज्यादा होगा, तो घनत्व ज्यादा है तो वेग भी ध्वनि का क्या हो जाएगा, ज्यादा ही होगा। अगला कह रहा है सी कि आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो हम लोग ऊपर ये बिल्कुल देखे लिए थे, तो ये भी कथन क्या है, सही है। अब देखिए तीनों तीनों कथन सही है ना, इनमें से कहा है ऊपर क्या है, कौन सा असत्य है, अर्थात कोई भी असत्य नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा फाइनली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी कथन क्या है इसमें सत्य मतलब असत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ये 13 है। ये कह रहा है कि जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटनाएं जिम्मेदार होती हैं। तो वो कह रहा है कि परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिए क्या ना, इंद्रधनुष के निर्माण में ना भौतिक घटनाओं की एक श्रृंखला शामिल होती है, जिसमें परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, ठीक है। अर्थात तीनों तीनों घटनाएं एक साथ घटित होती हैं। तो ये इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों तीनों घटनाएं इसमें एक साथ घटित होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। तो ये कह रहा है कि बाल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्योंकि बाल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है, क्योंकि तो ये कह रहा है कि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का वास्तविक क्षेत्र बढ़ जाता है, या पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र बढ़ जाता है, या पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, या पहिए और धुरी के बीच का वास्तविक क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। देखते हैं नीचे ऑप्शन भी दिया है कि केवल यही है, चाहे केवल यही है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 14 कह रहा है ना कि बाल बेरिंग का उपयोग साइकिल कार आदि में किया जाता है। इसका कारण ये होता है ना, देखिए पहिए और धुरी के बीच से क्या होता है ना, संपर्क का जो प्रभावी क्षेत्र होता है ना, कम हो जाता है। और देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, कह रहा है पहिए और धुरी के बीच संपर्क का प्रभावी क्षेत्र क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आप सभी लोग को पता होगा कि जो बाल बेरिंग क्या होता है, एक गोलाकार होता है और ये साइकिल कार आदि में उपयोग किया जाता है। कारण ये है ना कि पहिए और धुरी के बीच संपर्क का जो प्रभावी क्षेत्र इससे कम हो, और ये दो सतहों के बीच घर्षण को कम करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं ये, तो घर्षण कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो खैर इसका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि एक कार की गति 10 सेकंड में 20 किमी प्रति घंटा से और 20 किमी प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण कितना होगा। तो इसका जो त्वरण हो जाएगा ना, देखिए साल अब इसको कर लीजिएगा, इसका जो फाइनली आंसर आएगा ना 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। इसको आप लोग न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन। तो देखिए इसमें जो फोटॉन है ना, ये अणु अर्थात एटम का भाग नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, ये अणु अर्थात एटम का भाग है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली सही होगा। प्रश्न संख्या 16 क्या है, सही मतलब इसका सही आंसर होगा। और देखिए फोटॉन की जो खोज हुई थी ना, ये किसने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा सत्य है। तो ये कह रहा है कि यह अम्लीय प्रकृति का होता है, या यह क्षारीय प्रकृति का होता है, या ऑक्सीकारक होता है, या एक अपचायक होता है। तो देखिए जल जो कि H2O होता है, ठीक है, H2O, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 को प्रवाहित करने पर बना जो सोडा होता है ना, ये क्या होता है, एसिटिक होता है। अर्थात क्या होता है, ये अम्लीय होता है। एसिटिक बोले तो अम्लीय होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यह अम्लीय प्रकृति का होता है। और देखिए ये सोडा वाटर में ना अधिक दाब पर मतलब गैस के रूप में घुला रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। अगला है प्रश्न संख्या 14। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रान क्या है, बहुलक है। तो देखिए पहला कथन क्या है ना, इसका बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन तथा डेक्रान, देखिए टेफ्लॉन तथा डेक्रान क्या होता है, ये बहुलक ही होता है, ठीक है।
तो ये क्या है, सही है। उसके बाद कह रहा है प्राकृतिक रबर क्या होती है, क्लोरोप्रीन होती है। तो देखिए प्राकृतिक जो रबर है ना ये क्लोरोप्रीन नहीं होती है, ठीक है। तो ये दूसरा कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है कि देखिए प्राकृतिक जो रबर होता है ना ये क्लोरोप्रीन नहीं बल्कि ये क्या कहलाता है, ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। किसका, आइसोप्रीन। ये होता है आइसोप्रीन का क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। उसके बाद कह रहा है नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, सही है। अर्थात 1 और 3 सही है। और 1 और 3 देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या कौन सा अब आएगा, 19। तो ये कह रहा है कि क्यूपराइट, क्यूपराइट निम्नलिखित में किस धातु का मतलब किस धातु तत्व का अयस्क है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम, कॉपर या सोडियम। तो देखिए क्यूपराइट इसको लिखते हैं क्या, Cu2O होता है काप, और ये किसका अयस्क होता है, तो ये कॉपर का अयस्क होता है। था देखिए क्यूपराइट और से कॉपर याद रखिएगा, क्यूपराइट से कॉपर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए इसके अलावा कॉपर के और जो अयस्क देखा जाना, तो ये होता है कैल्कोपाइराइट। क्या होता है, ये होता है, ये होता है कैल्को, ये होता है कैल्कोपाइराइट होता है, ठीक है। और इसका जो फार्मूला होता है CuFe CuFeS2 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कैल्कोसाइट भी होता है। क्या होता है, ये एक होता है कैल्कोसाइट होता है, ठीक है। और Cu2S होता है। एक होता है क्या, मैले, हाँ ये होता है मैलेकाइट। क्या होता है, मैलेकाइट होता है। और इसको किससे नाम लिखते हैं, CuCO3 और CuOH का क्या होता है, ये होल ट्वाइस होता है, ठीक है। तो लिखा साफ नहीं गया होगा लेकिन मैं स्पष्ट बोल दे रहा हूँ, एक होता है कैल्कोपाइराइट और कैल्सोसाइट और क्या होता है, मेलेकाइट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20। ये कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए प्रश्न संख्या कौन सा है, अच्छा इस ऊपर जो दिया था ना, ये क्या है, कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम का जो अयस्क होता है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या क्या यहाँ से कई प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए मैं बोल दे रहा हूँ, कैल्शियम का जो अयस्क होता है ना, लाइम स्टोन होता है। क्या होता है, लाइम, ये होता है लाइम स्टोन, ठीक है। और एक होता है क्या, कैल्साइट, ये होता है कैल्साइट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जिप्सम भी होता है इसी का, ये जिप्सम। और देखिए अब मैग्नीशियम का क्या होता है, तो रॉक सॉल्ट होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, रॉक साल्ट अयस्क होता है इसका। और रॉक साल्ट के बाद से ट्रोना भी इसी का अयस्क होता है। क्या होता है, ट्रोना। साथ में एक और शब्द होते हैं चिली सोरा। क्या होता है, चिली सोरा, इसी का अयस्क होता है। कॉपर का हम लोग देखें। और अच्छा ये मैग्नीशियम का नहीं, ये सोडियम का होता है। रॉक साल्ट, ट्रोना, चिली सोरा किसका होता है, मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। और सॉरी सोडियम का होता है। और मैग्नीशियम का देखा जाए ना, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया हम लोग। मैग्नीशियम का यहाँ हम लिखते हैं, देखिए मैग्नीशियम क्या होता है, एप्सम साल्ट होता है। मैं लिख नहीं रहा, बोल दे रहा हूँ। एप्सम साल्ट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइन और कार्नेलाइट होता है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। ये कह रहा है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है। तो यही कथन क्या है, गलत है। क्योंकि देखिए नाभिक का जो आकार होता है ना, परमाणु के आकार की तुलना में काफी मतलब ज्यादा होता है। ये क्या है, गलत है। क्योंकि कारण ये है ना कि रदरफोर्ड के नाभिक के परमाणु मॉडल के अनुसार देखा जाए ना, तो जो परमाणु के आकार की जो तुलना होती है ना, नाभिक के आकार में बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो यही कथन गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। ये बिल्कुल सही है, आप लोग देखे ही होंगे। और अगला कह रहा है परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो ये भी क्या है, गलत है। क्योंकि जो परमाणु के जो नाभिक में होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन धनावेशित होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, एक तरह से न्यूट्रल ही होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये धनावेशित ही माना जाता है। उसके बाद करें एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। ये भी क्या है, सही है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है। क्या है, पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है, सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए प्रोटीन अभी सब लोग को पता होगा कि 3 प्रकार का होता है। एक तो सरल प्रोटीन होता है, संयुग्मी प्रोटीन होता है और एक व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। लेकिन पेप्टोन तथा पेप्टाइड जो होता है ना, ये व्युत्पन्न प्रोटीन का उदाहरण है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और संयुग्मी प्रोटीन के अंतर्गत कौन आता है, तो क्रोमो प्रोटीन आता है। क्या आता है इसके अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत क्रोमो क्या होता है, क्रोमो प्रोटीन होता है, ठीक है। क्या होता है, क्रोमो प्रोटीन। और साथ में क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन। क्या होता है, ग्लाइको प्रोटीन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 22, ये कह रहा है अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में जानी जाती है? तो अस्थि कोशिकाएं, वसा कोशिकाएं, मांसपेशी कोशिकाएं या मूल कोशिकाएं? तो देखिए मूल कोशिकाएं देखिए अस्थि मज्जा में जो पाई जाने वाली जो कोशिका होती है ना, जो शरीर के मरम्मत की प्रणाली के रूप में कार्य करती है, ये होती है मूल कोशिकाएं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होता है, सही हो जाएगा। और क्या होता है, मूल कोशिकाएं जो होती है ना, अवशिष्ट कोशिकाएं हैं जो विभाजित होकर दो, एक तरह से ना कोशिकाएं मतलब विभाजित होकर दो संतति अर्थात कंटिन्यूटी कोशिकाएं बनाती हैं, जिसमें से ना एक स्टेम कोशिका बनी रहती है और दूसरी क्या होती है, विभेदित हो जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23, ये करे कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं अर्थात आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो इसमें कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? तो देखिए कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं जो आरबीसी के निर्माण के लिए जो प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन है ना, ये विटामिन ई से है। कौन सा? विटामिन ई। अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन ई का एक तरह से पूछता है कि रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। क्या है कि कभी कभी प्रश्न ये यहाँ से भी पूछ लेता है, ये होता है टोकोफेराल। और देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, ये रेटिनाल होता है। क्या होता है? रेटिनाल होता है। उसके बाद डी का भी रासायनिक नाम क्या होता है, तो डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है ये होता है कैल्सीफेरोल। एक ऑप्शन जो दिया है विटामिन के, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है ये होता है फाइलोक्यूनोन। क्या होता है? क्यूनोन होता है। ठीक है, फाइलोक्यूनोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका सही है ही। और अगला प्रश्न देखते हैं आप, ये रेटिनाल है, ऑप्शन ए का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण है बनता है? तो क्या कारण है इसमें, बैक्टीरिया, कवक या वायरस या प्रोटोजोआ? तो देखिए इबोला रोग जो ना मनुष्य में होने वाले एक घातक बीमारी रोग है, और इबोला वायरस में 6 प्रजातियों की तरफ से पहचान की जाती है, जिसमें खैर इसे तो हमें जानने की जरूरत, मतलब ये प्रश्न कभी बहुत कम ही प्रश्न पूछने जो, लेकिन पूछा है ना इबोला का रोग का जो कारण होता है ना, कौन क्या होता है, तो देखिए ये वायरस होता है इबोला जो। और क्योंकि इबोला जो है ना ये वायरस फिलो वायरस परिवार का सदस्य होता है। किसका? सॉरी वायरस, हाँ ये होता है ना फिलो वायरस, ये फिलो वायरस परिवार का क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न क्या 25, तो ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है, आवृत बीजी, द्विबीजपत्री, टेरिडोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर देखिए ये पूछा है कौन सा अपुष्पी है, तो देखिए इसमें जो टेरिडोफाइटा है ना ये संवहनी पादप परिवार से संबंधित होता है, और ये बीज के बजाय ना बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, तो इसलिए क्या होते हैं, ये अपुष्पी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26, तो ये कह रहा है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो कितना परिवर्तित, कहने का मतलब है कि जो सूर्य का प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है ना, इसका कितना प्रयोग वो खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में प्रयोग करते हैं? 1%, 2%, 3 या 5%? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना 1% होगा। ठीक है, देखिए क्या होता है ना कि एक स्थलीय परितंत्री तंत्र में जो हरे पौधे ना अपने पत्तियों पर जो पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना, तो 1% उपयोग करता है और इसे ही खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और एक प्रश्न ये पूछता है, यहाँ से देख लेते हैं, एक प्रश्न ये तो सही हो जाएगा 1%। ये प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है ना किस रंग में सबसे ज्यादा होता है? तो ये देखिए लाल रंग में सबसे ज्यादा होता है, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, और किसमें सबसे ये तो अधिकतम हो गया, क्या हो गया, ये अधिकतम। ठीक है, न्यूनतम किसमें होता है? तो ये तो अधिकतम देख लिए, अगर जो न्यूनतम की बात की जाए ना, तो न्यूनतम जो सबसे होता है ना ये किसमें होता है, तो ये होता है हरा रंग में, सबसे ज्यादा कम प्रकाश संश्लेषण जो होता है हरा रंग में होता है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि क्लोरोफिल में मौजूद एकमात्र धातु कौन सी होती है? क्लोरोफिल में, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ बस बोल रहा हूँ, क्लोरोफिल में उपस्थित एकमात्र जो धातु होती है कौन सा होता है? ये मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? ये मैग्नीशियम होता है। कई बार ये प्रश्न यहाँ से पूछा भी जा चुका है, ये मैग्नीशियम ही होता है। तो इतना प्रश्न, इससे लगभग प्रश्न 2-3 प्रश्न और जरूर मतलब पूछता है कभी न कभी। तो ये आगे अब अगला देखते हैं, प्रश्न क्या 27 कह रहा है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर पर चिपचिपी, ये कह रहा है पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह से है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, बाह्य दलपुंज या अंडाशय? तो देखिए पुष्प का जो ये वर्तिकाग्र होता है ना, क्या है वर्तिकाग्र, ये भाग जो है ना स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है और ये पराग को एक तरह से फंसा कर रखता है। ठीक है, और इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए परागकण की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है ना, पराग जो होता है पराग नर भागों से मादा भागों में चला जाता है, और यानी एक तरह से स्टीमा जहां पर पराग क्या होता है अंकुरित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न है 28, तो ये कह रहा है कि जोड़ों के बीच मौजूद द्रव
जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है? कार्टिलेज, टेंडन, बर्से या सिनोवेला। तो देखिए जोड़ों के बीच जो मौजूद द्रव होता है ना, जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है, इसे सिनोवियल कहते हैं। क्या है? सिनोवियल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सिनोवियल कहलाता है और ये स्नेहक प्रदान करता है, एक तरह से लुब्रिकेंट का काम करता है, ठीक है। और ये हड्डियों के बीच घर्षण को एक तरह से घर्षण क्या करता है? कम करता है, ठीक। घर्षण कम करता है ये, और एक तरह से जोड़ों की गतिविधियों को क्या करता है? सुचारू एक तरह से बनाता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या अगले पेज पे है 29। तो ये कह रहा है कि प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि इनमें से कौन से गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? इनमें इनमें से कौन गैसों में डिफ्यूजन मतलब कौन गैसों में डिफ्यूजन दिखाता है? तो इसमें कह रहा है कि कमरे में परफ्यूम का फैलना, या पानी में चीनी का घुलना, या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनना, या लोहे में जंग लगना। तो देखिए डिफ्यूजन क्या होता है ना, गति के कारण दो पदार्थों को कणों का आपस में मिलना होता है। डिफ्यूजन क्या होता है? गति के कारण दो पदार्थों को आपस में मिलना होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, परफ्यूम के जो अणु होते हैं ना, हवा के जरिए ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र अर्थात बोतल के पास से कम सांद्रता वाले क्षेत्र अर्थात कमरे के जो बाकी हिस्सों में क्या होता है, एक तरह से फैलने की कोशिश करता है। तो ये गैसों का एक तरह से आम डिफ्यूजन होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कमरे में परफ्यूम का फैलना। अगला प्रश्न है आर्गेनल को उसके काम में से मिलाएं। क्या है? आर्गेनल को उसके काम से मिलाएं। तो क्या पाल ये कह रहा है, कॉलम एम देखिए और कॉलम बी। तो कॉलम ए कह रहा है कि माइटोकांडिया। तो माइटोकांडिया क्या होता है भाई? ये होता है ना कि सेलुलर इस क्या ना सेलुलर रिसेप्शन अर्थात एटीपी बनने की जगह, जिसको पावर हाउस अर्थात सेल का पावर हाउस भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो ए का किससे सम्मिलित होगा? थर्ड से। यहाँ पे देखिए ए का क्या है? थर्ड। और देखिए ए का थर्ड है, तो इतना तो जान माइटोकांडिया सभी लोग जानते हैं किसको, सेल का नहीं तो पावर हाउस इसको कहा जाता है। तो ए का थर्ड हो गया ना, तो देखिए ऑप्शन ए में भी है, बी में नहीं है, तो इसको हम लोग तुरंत यहाँ कैंसिल कर देंगे। सी में नहीं है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या हमारा? ऑप्शन ए और डी, क्योंकि इसमें भी है। उसके बाद राइबोसोम को देख लेते हैं। तो राइबोसोम क्या होता है ना, ये होता है प्रोटीन सिंथेसिस की एक तरह से जगह होती है। राइबोसोम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस की जगह होती है। बी का क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का वन हो जाएगा। अब देखिए बी का वन किस ऑप्शन में? ए का थर्ड और बी का जो वन होता है ना, केवल ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्योंकि एक ही बचा है न्यूक्लियस, जो कि सेल का क्या होता है? कंट्रोल सेल्स होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? तो देखिए इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है और ये सभी एक्टिविटी को एक तरह से कंट्रोल करता है। इसे कंट्रोल सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल सेल का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या ये अब यहाँ से लगभग हिस्ट्री का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। ये कह रहा है कि सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष का, बाणभट्ट का, या भवभूति या व्यास का। तो देखिए सौदरा जो नंद है ना, ये अश्वघोष की रचना है। किसका? अश्वघोष अर्थात ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि अश्वघोष जो है किस शासन के मतलब किस शासक के समय था? ये कुषाण शासक कनिष्क की ना, ये कनिष्क के कुषाण शासक किसके? कनिष्क के एक तरह से राज कवि थे। कौन? ये राज कवि थे कनिष्क के, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और इनकी प्रमुख रचनाएं तो एक तो सौदरानंद पूछा ये, और अन्य जो देखा जाना था ये क्या होता है? बुद्ध चरित्र है। क्या है इनकी अन्य जो रचना है? ये होता है बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र नहीं, केवल बुद्ध चरित्र है, ठीक है। और उसके बाद क्या है? बाणभट्ट। इसके बारे में इनके बारे में हम लोग थोड़ा देख लें। तो देखिए बाणभट्ट जो है ना, अगला एक मिनट इसको हम लोग रोकते हैं जरा। अच्छा बाणभट्ट को हम छोड़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा मैंने कंफ्यूज हो रहा है। लेकिन भवभूति जो है ना, ये इनसे एक प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि कौन सा है कि इनकी जो भवभूति की जो मुख्य रचना है। अच्छा इसको हम लोग छोड़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, या गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। बाकी ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है और फिरोज शाह तुगलक है, इनका योगदान क्या था? इनका योगदान कुतुब मीनार के निर्माण में था। देखिए कुतुब मीनार का जो निर्माण है ना, ये गुलाम वंश के जो संस्थापक था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का करवाया था। और क्या ना और इसी को इल्तुतमिश के काल में ना लगभग 1520 कब सॉरी 1520 नहीं 1200 कब, एक मिनट इसको, हाँ ये 1220 में क्या हुआ था, 1220 में इसका निर्माण कार्य मतलब एक तरह से इल्तुतमिश के निर्माण कार्य जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, इस मतलब इस शुरुआत करवाया था, स्टार्ट करवाया था। लेकिन 1220 में इल्तुतमिश ने इसका पूर्ण करवाया। और देखिए फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ ना कि इसके शासनकाल में एक टूटी हुई जो मंजिल थी इसको इसने ठीक कराया और ऊपर ना एक और मंजिल इसने जोड़ दिया था। तो इस पर 5 मंजिला कर, पहले तो 4 मंजिला था और एक मंजिला इसने और जुड़वा दिया था, 5 मंजिला जुड़वा दिया था। ए बी सी तीनों सम्मिलित हैं, लेकिन जो गयासुद्दीन तुगलक है ये इससे संबंधित नहीं था, ठीक है।
और गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो वैशाली जो था ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, नंद द्वारा, लिच्छवी द्वारा, मौर्य द्वारा या हर्यवंश द्वारा। तो देखिए विश्व का जो पहला गणतंत्र जो था ना ये वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा मतलब स्थापित किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और क्या ना देखिए वैशाली जो था बुद्ध काल का सबसे बड़ा गणराज्य था, और लिच्छवी जो ये वज्जी संघ मत में सर्व प्रमुख थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कार्य सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन कब किया गया, तो 1504 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1505 या 1604 ईस्वी। तो देखिए सिखों के जो पांचवें गुरु थे ना अर्जुन देव ने, इन्होंने 1604 ईस्वी में, कब, तो 1604 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इन्होंने पवित्र ग्रंथ जो आदि ग्रंथ का एक तरह से संकलन किया, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसने किया था, तो ये अर्जुन देव ने, इसने अर्जुन देव ने इसका मतलब संकलन किया था। और अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया, इन्हीं को मतलब जहांगीर के द्वारा क्या किया गया, ये मृत्यु दंड दिया गया। और सिख धर्म की जो स्थापना हुई थी 15वीं शताब्दी में हुई थी, सभी लोग पता हो, ये गुरु नानक के द्वारा की गई थी। तो खैर अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या कौन सा, ये 35। तो ये कह रहा है प्रथम जैन सभा का आयोजन किस स्थान पे किया गया था, राजगीर, पाटलिपुत्र, वल्लभी या कुंडल वन। तो देखिए प्रथम जैन सभा कब हुई थी, ये हुआ था 310 ईस्वी में, कब, सॉरी प्रथम जैन सभा कब हुई थी, 310 ईसा पूर्व में, कब, 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था, तथा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछता है इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष थे ना ये स्थूल भद्र थे, कौन थे, ये स्थूल भद्र इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और एक प्रश्न ये भी पूछता है तो प्रथम जैन सभा हुआ तो द्वितीय जैन सभा कब हुआ था, तो देखिए द्वितीय जैन सभा जो था ना ये 512 ईस्वी में, 512 ईस्वी में वल्लभी जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है, ये है गुजरात में। वल्लभी जो है ना वर्तमान के गुजरात राज्य में यहाँ पे पड़ता है, और मतलब यहाँ पे आयोजित की गई थी द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37। तो ये कार्य अष्टप्रधान जो मंत्रिपरिषद की शासक के शासनकाल से संबंधित है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जहांगीर, शिवाजी या कृष्णदेवराय। तो देखिए ये जो अष्टप्रधान जो था ना मंत्रिपरिषद, ये शिवाजी महाराज के एक तरह से सलाहकार परिषद था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यह एक ना प्रशासनिक और सलाहकारी एक तरह से परिषद थी, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जिसमें अलग अलग मंत्री आते थे, जिसमें पेशवा, अमात्य, अगर जो आठों को हम लोग लिख दिया जाए तो इसमें आते थे पेशवा, ठीक है, कौन होते हैं, एक होते पेशवा। और ये क्या होते थे, ये प्रधानमंत्री जो एक तरह से राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था। उसके बाद क्या उनसे आते थे, अमात्य आते थे, ठीक है। मैं सभी लोग लिख नहीं बोल मतलब कौन से कार्य थे इनके बोल लिख नहीं रहा हूँ, बोल दे रहा हूँ। अमात्य जो होते थे ना ये क्या होते थे, ये वित्त मंत्री होते थे, ठीक है, ये वित्त मंत्री होते थे। उसके बाद आते थे कौन, सचिव आते थे। और सचिव क्या होते थे, तो सचिव जो होते थे ना राजा के दैनिक कार्यों का एक तरह से ब्यौरा रखने वाला मंत्री, या इसे ना इसी को एक प्रश्न ये भी पूछता है कि वाकया क्या है, वाकया क्या करते थे, देखिए वाकया, हाँ वाकया नवीस इसी को बोला जाता था, क्या वाकया नवीस इसी को कहा जाता था। उसके बाद एक और आते थे पद, कौन था सुमंत। ये सुमंत क्या होता था, ये होता था एक तरह से विदेश मंत्री होता था, फॉरेन मिनिस्टर वर्तमान के देखा जाए ये विदेश मंत्री होते थे, ठीक है। उसके बाद आता था एक और होता था सेनापति, और ये सेनापति आप सभी लोग पता होगा कि जो सेनापति होते थे ये सैनिक प्रधान होता था, क्या होता था ये सैनिक प्रधान होते थे, ठीक है। एक व्यक्ति और था पंडित राव, क्या होते थे, पंडित राव। अर्थात कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। पंडित राव क्या होते थे, अच्छा 6 भी हुआ अभी। पेशवा, अमात्य, अच्छा एक बीच में हम लोग मंत्री छोड़ दिए थे, ठीक है। जो मंत्री होता था मंत्री, अच्छा ये जो है एक मिनट, हाँ ये सच वाकया नवीस जो है ना ये मंत्री को ही कहते थे, किसको, मंत्री को ही कहते थे, ठीक। और वाकया नवीस क्या होता था, तो ये राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखने वाला मंत्री होता था। सचिव क्या होता था, तो देखिए यहाँ पे हम लोग सचिव को यहाँ देख लेते हैं। सचिव जो होता था ना ये होता था आपका राजा के पत्र व्यवहार का कार्य करता था, एक तरह से पत्र व्यवहार हम लोग लिख देते हैं, ये पत्र व्यवहार का कार्य करता था, ठीक है। और तो अर्थात क्रम थोड़ा उल्टा सीधा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, 7 तक यहाँ मान लीजिए 8 हो गया। और 8वां होता था न्यायाधीश, न्यायाधीश, ठीक है। और ये न्यायिक कार्यों का प्रधान होता था। अर्थात 8 मंत्री किसके समय में थे, ये शिवाजी के समय में, अष्ट प्रधान। अगला कह रहा है कि मौर्यकालीन अभिलेख बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज या रामपुरवा या उपयुक्त सभी। तो देखिए बिहार में ना मौर्यकालीन अभिलेख जो है ना लोरिया नंदनगढ़, लोरिया अरेराज पड़ता कहाँ है, तो देखिए लोरिया नंदनगढ़ है ना ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। किस जिले में मिलान करने वाला कभी मिला पूछ सकता है ये कौन से स्थान पे, ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है, ठीक। और उसके बाद लोरिया अरेराज जो कि ये पूर्वी चंपारण में कहाँ पड़ता है, कहाँ पे, ये पूर्वी चंपारण।
ये पूर्वी चंपारण में पड़ता है। और उसके बाद क्या है, रामपुरवा। रामपुरवा भी कहाँ है, ये भी क्या है, पश्चिमी चंपारण में। ये तीनों के तीनों स्थान ना ये मौर्यकालीन अभिलेख से प्राप्त होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। ये कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में सबसे पहले कौन सी घटित हुई थी। तो सबसे पहले गांधी इरविन समझौता, पूना समझौता, भगत सिंह की फांसी, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन। तो पहले हम लोग इसका क्रम ही देख लेते हैं कब कौन हुआ। तो देखिए गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये 5 मार्च, ठीक है, 5 मार्च 1931, ठीक है। पूना समझौता कब हुआ था, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को घटित हुई थी। भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था, ये तो सभी लोग को पता ही होगा। ये हुआ था 23 मार्च 1931 में, 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 26 से 31 मार्च को। कब से, देखिए 26 से 31 मार्च 1900 कब, 31 को, 1931 को हुआ था, ठीक है, 1931 में। तब देखिए सबसे पहले जो घटना घटित हुई थी ना, ये 5 मार्च 1931 का, ठीक है, जो कि गांधी इरविन समझौता हुआ था। और थोड़ा सा इस प्रश्न के बारे में नहीं पता हो ना, तो एक तरह से कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं क्योंकि गांधी इरविन समझौता के बाद से भगत सिंह की फांसी दी गई थी, क्योंकि उसी गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की बहुत आलोचना की गई थी कि इन्होंने भगत सिंह को फांसी देने से मतलब एक तरह से नहीं बचा पाए, तो एक तरह से इनको मतलब आलोचना का सामना करना पड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन से हैं। तो आरसी मजमूदार, एम एस एन सेन, या बीडी सावरकर, या महात्मा गांधी। तो देखिए इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के जो लेखक है ना, ये बीडी सावरकर हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इन्होंने इस पुस्तक में ना 1857 की जो क्रांति है, मतलब 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा को दिया था इसने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, इन्होंने ही इसको कहा था पहली बार। तो और ये पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, एक बार प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो ये 1909 में यह पुस्तक क्या हुई थी, प्रकाशित हुई थी। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। तो ये कह रहा है कि 1853 के चार्टर अधिनियम, या 1858 का भारत शासन अधिनियम, या 1892 का भारत परिषद अधिनियम, या 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम जो था ना, ये पहली बार इसमें गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 41, अब देखते हैं 41। ये कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का प्रथम वायसराय कौन था। वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, डलहौजी, या कैनी। तो देखिए इनको लॉर्ड कहने का मुझे मतलब अपना मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि इनको मतलब किसी भी अंग्रेज को लॉर्ड करने का मतलब कोई मतलब नहीं है। भाई किस प्रकार के काहे के लॉर्ड थे, जब थे तब थे, लेकिन इस समय कहने क्या मतलब हुआ है, किताबों में अभी भी छपते आ रही है। कोई नहीं, हम लोग कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, या डलहौजी, या कैनी। तो प्रथम वायसराय के बारे में देखा जाना तो ये कौन थे, कैनिक थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इनका कार्यकाल कब था, 1856 से लेके 1862 तक ये। और देखा जाना तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। कौन, अंतिम गवर्नर जनरल प्रश्न पूछ सकता है तो यही थे, ठीक है। और अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय कहा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और इसके कहने के समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए थे ना, जो कि विधवा पुनर्विवाह इसी के समय पारित हुआ था। प्रश्न यहाँ से पूछता है कि विधवा पुनर्विवाह किसके समय में पारित हुआ था, तो ये इसी के समय में पारित हुआ था। विधवा पुनर्विवाह इसी के समय में पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था, तो जमींदारी प्रथा, या रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, या दहसाला प्रथा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा रैयतवाड़ी प्रथा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। देखिए रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए क्या होता था, जिम्मेदार माना जाता था, इसलिए ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 43। ये कह 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में, बंगाल में, असम में, या केरल में। तो देखिए मोपला विद्रोह केरल के ना ये मालाबार क्षेत्र में हुआ था, केरल के कहाँ पे, मालाबार क्षेत्र में, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये 1921 में घटित हुई थी। और ये यहाँ पर क्या होता ना, काश्तकार क्या थे ना, अधिकांश जो बटाईदार थे मुसलमान थे, और बटाईदार ज्यादातर क्या थे, ये बटाईदार थे, ये मुसलमान थे, ठीक है। लेकिन जो वहाँ के जमींदार जो थे ना, अधिकांश हिंदू थे। और यह आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ हुआ था।
अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है सही है। अगला है प्रश्न संख्या 44। ये कह रहा है कि वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा क्या है सही है। तो कह रहा सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, तो या विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई थी, और उसके बाद कह रहा शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी को शिक्षण माध्यम के रूप में सिफारिश किया गया था। तो देखिए इसका जो वुड डिस्पैच है ना, ये क्या कह रहा है कि ये आया कब था, ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है। तो ये 1854 में आया था, और मतलब एक तरह से जारी किया गया था। और इस घोषणा पत्र में ना भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, और इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया था। और इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक तरह से ना, एक प्रश्न ये भी पूछता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है, मैग्ना कार्टा, ठीक है। तो 1 और 2 क्या है सही है, ठीक है। तीसरा क्या है गलत है। पूछा कौन सा कथन सत्य है, तो ये पहला कथन, दूसरा कथन क्या है सही है, लेकिन तीसरा कथन क्या है कि शिक्षा के सभी स्तरों पर अंग्रेजी शिक्षण के माध्यम के रूप में सिफारिश है, ये सभी स्तरों पर नहीं था, ठीक है। इसकी वजह से तीसरा क्या है गलत है। 1 और 2 सही है। तो देखिए 1 और 2 केवल ऑप्शन नंबर ए में सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हंटर कमीशन की रिपोर्ट को किसने पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोती की संज्ञा दी थी। तो महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए हंटर कमीशन की रिपोर्ट का नाम जो पन्ने दर पन्ने निर्लज सरकारी लिपापोत की संज्ञा दी थी, ये महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और देखिए महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने वाले हंटर कमीशन को मतलब एक तरह से पन्ने दर पन्ने एक निर्लज सरकारी लिपापोती कर आलोचना किया था। और सभी लोग पता होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग घटित हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग कांड मतलब घटित हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ही महात्मा गांधी ने, एक प्रश्न ये भी पूछता है कि क्यों अपना कैसर हिंद किसने कैसर हिंद वापस किया, तो ये महात्मा गांधी थे, कैसर हिंद, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 46। ये कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। एम के गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित मदन मोहन मालवीय या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए पूछा कौन सा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ना, तो देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 7 सितंबर से लेके, कब से, तो 7 सितंबर से लेके 1 दिसंबर तक हुआ था, ठीक है। 1 दिसंबर 1931 में हुआ था, ठीक है। और महात्मा गांधी जो थे ना, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और इन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। किसके तरफ से, तो कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, ठीक है। तो ये तो सही है ये। अच्छा लेकिन पूछा इसमें कौन भाग नहीं लिया था, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं, सरोजिनी नायडू। तो देखिए सरोजिनी नायडू जी थे ना, इन्होंने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और उसके बाद करें पंडित मदन मोहन मालवीय, इन्होंने भाग लिया था, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47। ये कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। तो ये कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, या जलियांवाला बाग हत्याकांड, या अंग्रेजों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था को वापस ले लेना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 47 का, तो देखिए कह रहा है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण था। तो इसका जो सही कारण था ना, अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन जो ना भारतीय मुसलमानों को मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध एक तरफ से ना, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ जो तुर्की अर्थात उसमें टर्की जो कहलाती थी, तुर्की के जो खलीफा के समर्थन में आंदोलन जुटाना था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है 48 कर बिहार में सर्वप्रथम कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी, ब्रिटिश, पुर्तगाली, फ्रांसीसी या डच। तो देखिए बिहार में सर्वप्रथम जो ना यूरोपीय कंपनियों में देखा जाना तो पुर्तगाली आते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये हुगली से पटना नाव द्वारा व्यापार करते थे। कहाँ से? हुगली से पटना नाव द्वारा। और ये पटना से सोरा, सूती वस्त्र, चीनी, मिट्टी के बर्तन एवं मसाले ये वस्तुएं लेकर जाते थे। अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 49। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, अली वर्दी खां या मीर कासिम। तो देखिए मीर कासिम जो था ना, ये अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से ना, इसने अपनी राजधानी जो था मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये कब से कब तक बंगाल का नवाब था, तो देखिए 1760 से लेके 1763 तक बंगाल का ये नवाब था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह दामन एको क्षेत्र में दामन एको क्षेत्र से संबंधित है, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, चेरो विद्रोह या कोल विद्रोह। तो देखिए ये जो संथाल विद्रोह है ना, ये भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ था। कहां से? तो भागलपुर से
भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में हुआ था। और इसी को दामन ए कोह नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? इसको देखिए इसको दामन ए कोह नाम से जाना जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, संथाल विद्रोह। और ये घटित कब हुई थी? तो ये 1855 से लेके 56 में, 1855 से 1856 में ये घटना क्या हुआ था? घटित हुआ था। और इस विद्रोह के जो महत्वपूर्ण जो नेतृत्वकर्ता थे ना, कौन थे? सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कौन थे? ये कान्हू थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। देखिए 50 प्रश्न हम लोग इसमें देख चुके हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 51 अब देखना है। ये कह रहा है कि बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो 6 बार, 7 बार, 8 बार या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बिहार में जो अभी तक राष्ट्रपति शासन लगाया गया 8 बार लगाया गया, ठीक है। पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाई थी 1668 ईस्वी में, सॉरी 1668 नहीं, 1968। 1968 ईस्वी से अब तक बिहार में कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। पहला तो 1967 में लगा था, दूसरा कब लगा था? तो 1969 में ही, ठीक है। उसके बाद जाए तो 1972 में लगा था, नेक्स्ट 1977 में लगा था, उसके बाद 1980 हुआ, और नेक्स्ट देखा जाए तो 1995, नेक्स्ट कब था? तो 1999 था, और साथ में 2005 जो अंतिम समय में मतलब राष्ट्रपति शासन लगे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको सौंपता है? जिला मजिस्ट्रेट को, जिला परिषद के उपाध्यक्ष को, जिला न्यायाधीश को, या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो अच्छा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जिला परिषद अध्यक्ष जो है ना, अपना इस्तीफा जो सौंपता है ये जिला मजिस्ट्रेट को सौंपता है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न मिलान करने वाला कह रहा है कि जिसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं ताकि एक पेज पे आ जाए सारे। कह रहा है कि सूची 1, ऑप्शन कह रहा है कि सूची प्रावधान तथा सूची 1 तथा सूची 2 अनुच्छेद को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट की सहायता से संयुक्त चयन करिए। एक तरफ सूची 1, दूसरी तरफ सूची 2 दिया है। तो देखते हैं कौन से आर्टिकल में कौन सी बातें की गई हैं। तो कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाजत जो है ना, जो कि किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आर्टिकल आता है आपका 136 के अंतर्गत आता है। अर्थात ए का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो अभिलेख न्यायालय है किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 129, जो कि सामने ही दिया है। अर्थात बी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो ये आता है आपका सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो आता है ना, ये आर्टिकल 127 के अंतर्गत आता है। अर्थात सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बचा एक, क्या है कि ये सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये आता है आपका आर्टिकल 127 के अंतर्गत। अर्थात डी का क्या हो जाएगा? 1। अब देखिए मिलान करना देखा है, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय ये किसके अंतर्गत आता है? 136 हम लोग देखे ही हैं। अच्छा सॉरी, अच्छा दूर दूर दिया है, खैर मिलान करने वाला था, है कोई नहीं, मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ए का 4, बी का 2 इसमें दिया है, सी का 1 है, और डी का क्या है? 3 दिया है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 54। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। ये कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का प्रावधान है? तो किस भाग में? भाग 5 में, भाग 6 में, भाग 7 में, या भाग 8 में? तो देखिए भारतीय संविधान के ना भाग 5 में ये अनुच्छेद 52 से लेकर, कहाँ से? अनुच्छेद 52 से लेकर 151, कहाँ से? 151 तक संघ के शासन के संबंध में उपबंध किया गया है, ठीक है। और इसके अंतर्गत संघ की जो कार्यपालिका, विधायिका आदि के बारे में विस्तृत बताया गया है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। भाग 6 में कौन सा प्रावधान है? तो ये है राज्य की सरकार के बारे में। यहाँ पे राज्य की सरकार के बारे में बताया गया है। यहाँ पे राज्य की सरकार के बारे में बताएंगे। भाग 7 किससे संबंधित है? तो ये इसको भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, और ये 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसको अब निरस्त कर दिया गया। 8वां क्या है? तो 8वां संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में प्रावधान करता है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में ये प्रावधान करता है। वर्तमान में कुल देखा जाए तो 22 भाग इसमें भारतीय संविधान में है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कौन सा? 55। ये कह रहा है वित्त आयोग में शामिल है। वित्त आयोग में कौन कौन शामिल होता है? तो एक अध्यक्ष और 3 सदस्य, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, या 4 सदस्य, या एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य। तो देखिए वित्त आयोग जो होता है ना, किस आर्टिकल को पहले हम लोग आप देख लेते हैं। तो ये 280(1) के तहत आता है, ठीक है। इसके तहत प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग का क्या होता है? गठन होता है। तो इसमें होते कौन से हैं? तो देखिए इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य होता है ये ना कि केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व का बंटवारा करने वाले फार्मूले को निर्धारित करने पर मतलब इनका काम होता है, और ये एक तरह से संवैधानिक और सलाहकारी निकाय है।
तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। ये कह रहा है कि पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। तो एल.एम. सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति या बलवंत राय मेहता समिति। तो इसका कहने का मतलब कि कौन सा मतलब क्रम से देना है कि कौन सा पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं एल.एम. क्या है, एल.एम. सिंघवी समिति ना, ये कब गठित हुई थी, तो ये 1986 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, अशोक मेहता समिति, ये कब गठित हुई थी, तो ये 1977 में गठित हुई थी। और उसके बाद क्या है, जीवीके राव समिति, जीवीके राव समिति जो कि 1985 में गठित हुई थी। उसके बाद क्या है, बलवंत राय मेहता समिति अर्थात बलवंत राय बी आर मेहता समिति, ये कब गठित हुई थी, ये 1957 में। कब, 1957। तो अब सीधे क्रम से कर देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा ना, क्योंकि 1957 सबसे पहले, अर्थात डी आया सबसे पहले। उसके बाद 1957 के बाद से देखिए 1977 आ रहा है, अर्थात बी, डी के बाद से क्या आएगा, बी आएगा, डी के बाद से बी आ जाएगा, डी के बाद से बी आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद से बी हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 1977 के बाद से आएगा 1985, जो कि सी में है, ठीक है, अर्थात डी बी सी, ठीक है। डी बी सी देखिए ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है, डी बी सी, और लास्ट में ए बचा क्या, जो कि 1986 एल.एम. सिंघवी, अर्थात डी बी सी ए, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57। ये कह रहे हैं भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को किस आधार पर परिभाषित किया गया है। तो केवल भाषाई, केवल धार्मिक, भाषाई और धार्मिक, या जातीय, भाषाई और धार्मिक। तो देखिए भारतीय संविधान में ना अल्पसंख्यकों का निर्धारण देखा जाना, तो ये भाषाई और धार्मिक रूप से परिभाषित किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों का जो निर्धारण होता है ये भाषाई और धार्मिक रूप में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या निम्नलिखित में से कौन सा, प्रश्न संख्या 58। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति रहे, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी झेल या डॉक्टर राधाकृष्ण। तो प्रश्न संख्या 58 है ना, तो देखिए इसमें सबसे पूछा है सबसे कम समय था। तो देखिए सबसे कम समय तक जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सॉरी राष्ट्रपति थे, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ये 13 मई 1967 से लेकर कब, तो देखिए 13 मई 1967 से लेके ये 3 मई, अच्छा 3 मई ये 1969, ये 1969 तक अपने कार्य मतलब राष्ट्रपति रहे, और ये इनके कार्यकाल के दौरान है ना इनका निधन हो गया। और सबसे कम समय में देखा जाए तो यही डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थी, इसलिए ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 59। तो ये कह रहा है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो न्यायाधीश जे एल कपूर, न्यायाधीश बी के सुंदरम, या न्यायाधीश टी वी वेंकटरामा अय्यर, या एम सी सीतलवाड़। तो देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर एम सी सीतलवाड़ थे। क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, एम सी सीतलवाड़। और देखिए भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब गठित किया गया था, तो 1955 में इसको गठित किया था। और उस समय जो अटॉर्नी जनरल एम सी सीतलवाड़ को इसकी अध्यक्षता सौंपी थी, इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 60। यह कह रहा है कि राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियों संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल को निम्न शक्तियों शक्तियों संबंधी अधिकार प्रदान किए हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा सही, अर्थात उपयुक्त सभी, अर्थात डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति, यहाँ से थोड़ा सा प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल के बारे में क्या क्या प्रश्न बनता है। तो इसकी जो नियुक्ति होती है ना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अमूमन कितने सालों के लिए, 5 वर्षों के लिए। लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको अपने पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। अर्थात कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के ये प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। एक शब्द यूज किया था किसका, तो प्रसाद पर्यंत, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है कि ये, और इनका सबसे जरूरी होता है ना कि भारत का नागरिक हो, दो ही क्राइटेरिया होते हैं, एक तो भारत का क्या हो, ये नागरिक हो, और साथ में इनकी उम्र जो है ये कितनी हो, तो 35 वर्ष क्या हो गई हो, पूरी हो गई हो, ठीक है। और तो इनको जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित सभी अधिकार इनको प्राप्त होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 61, सॉरी 61 है, हाँ 61, प्रश्न संख्या 61 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर क्या करिए, विचार करिए। तो ये कह रहा है कि गोरेवाला समिति की स्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी। तो ये पहला कथन क्या है, बिल्कुल सही है। देखिए अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति, इसी को ना गोरवाला समिति भी कहते हैं, पहला कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद करें 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ ना 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। कब, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, तो ये भी कथन क्या है,
तो देखिए दूसरों को दोनों कथन क्या है इसमें सही है। देखिए पहला जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था आप सभी लोग पता होगा 1969 में हुआ था, दूसरी बार पुनः एक बार राष्ट्रीयकरण हुआ था जो कि 1980 में हुआ था, ठीक है। तो एक और दोनों कथन क्या है सही है, इसका तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। उसके बाद कह रहा है कि 62 निम्न उपायों में से कौन सा भारतीय भुगतान संतुलन स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना, रुपये का अवमूल्यन करना, आयातों पर अधिक कर लगाना या निर्यात पर अधिक कर लगाना। तो देखिए कह रहा है भारतीय भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में सक्षम नहीं है, बाकी आयात प्रतिस्थापन नीति को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है रुपये का अवमूल्यन करना, यह भी सही है क्योंकि इससे अवमूल्यन करेंगे तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद कह रहा है आयात पर अधिक कर लगाना, सही बिल्कुल सही है, और जो आयात पर कर लगाएंगे तो बाहरी सामान हमारे मतलब देशों में कम आएंगे, तो ये भी क्या है सही है। और करें निर्यातों पर अधिक कर लगाना, तो ये क्या होगा, ये मतलब देखा जाए तो भुगतान संतुलन की स्थिति को सुधारने में ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कह रहा है रेपो दर क्या होता है, तो कह रहा है कि जिस ब्याज दर पर, ये कह रहा है ऑप्शन देख लेते हैं, ये कह रहा है कि जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से मतलब जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार दिया जाता है, या रिजर्व बैंक द्वारा अल्प अवधि के लिए कमर्शियल बैंकों को जिस दर पर नकदी प्राप्त की जाती है, या कमर्शियल बैंक भारत सरकार से जिस ब्याज दर पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए रेपो दर जो होता है ना, अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ना जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से नकद प्राप्त करते हैं, किससे, आरबीआई से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है, इसी को उल्टे क्रम में देखें तो जिस ब्याज दर पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से नकद प्राप्त करते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इसका रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, क्या, तो रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है, तो ये होता है ना कि अल्पकालीन अवधि के लिए आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस ब्याज दर पर नकदी प्राप्त करती है, यहाँ से आरबीआई रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई क्या करती है, कमर्शियल बैंकों से ब्याज दर पर नकदी मतलब तरह से प्राप्त करती है, ठीक है। तो रेपो का ठीक उल्टा क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो हो जाएगा। 64 ये मिलान करने वाला है, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है कि प्रश्न ये कह रहा है कि सूची कीजिए, मतलब कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, कह रहा है कि एक तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो गठन हुआ था ना 1953 में हुआ था, ठीक है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ए का क्या है, 4 है, और ए का 4 है। उसके बाद केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, तो इसकी जो स्थापना की गई थी केंद्रीय सत्कर्ता आयोग 1964 में। अब देखिए 1964 में कहाँ है, तो ये है आपका बी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा, ठीक है, बी का क्या हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। और उसके बाद कह रहा है निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय जिसे ईडी भी कहते हैं, ठीक है, क्या है, ईडी, इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1956 में हुआ था, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, 1, देखिए सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो क्या है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जिसे सीबीआई भी कहा जाता है, और इसकी स्थापना जब हुई थी ये हुआ था आपका 1963 में, जो कि डी का क्या हो जाएगा, 1, डी का 1 है। अब देखिए ए का 4 बी का 3rd, तो ए का 4 बी का 3rd किस ऑप्शन में, ए का 4 बी का 3rd तो बी में भी है और सी में भी है, ठीक है। अब आगे हम लोग सी देखते हैं, तो सी का 1 होगा, तो देखिए सी का 1 भी दोनों में, अच्छा नहीं, सी का 1 केवल ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 65, ये कह रहा है कि निम्न युग्मों पर विचार करें। तो पहला करें प्राथमिक क्षेत्र, तो वानिकी मत्स्य पालन बिल्कुल सही है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या होती है, वानिकी और मत्स्य पालन आता है। उसके बाद कह रहा है कि द्वितीय क्षेत्र, तो देखिए द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ना खनन एवं उत्खनन क्या आता है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल और, अच्छा ये क्या है, गलत है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, देखिए खनन और उत्खनन जो है ना ये प्राथमिक क्षेत्र के ही अंतर्गत आते हैं, किसके, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए ये कथन क्या है, गलत है, अर्थात ये क्या है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है, विनिर्माण, ठीक है, कच्चे मालों से जो निर्माण किया जाता है उसको विनिर्माण, एक तरह से विनिर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, जल, गैस, साथ में विद्युत आपूर्ति, ठीक है, ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद कह रहा है तृतीय क्षेत्र जो कि रियल एस्टेट होता है, तृतीय क्षेत्र रियल एस्टेट, इस ये भी कथन क्या है, सही है, क्योंकि देखिए इसके अंतर्गत अचल संपत्ति, चिकित्सा, वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग सेवाएं इसके अंतर्गत आती हैं। उसके बाद कह रहा है चतुर्थक क्षेत्र जो कि तकनीकी कौशल है, एक सही है, 3 सही है, दूसरा क्या है, गलत है। और देखिए यहाँ सब लोग हम प्रश्न करना चाहे ना तो यहीं से हो जाएगा, क्योंकि हम जान गए कि 2 गलत है, जिस ऑप्शन में 2 होगा ना उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, अर्थात ए में कैंसिल हो जाएगा, बी भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस देखिए, अच्छा सॉरी ए नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ये क्या होगा, ए कैंसिल नहीं होगा, बी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ 2 है, सी हो जाएगा कैंसिल, ये भी 2 है, और डी भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी क्या है, 2 है, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए में केवल सही होगा,
1 3 4 क्या है सही है। चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत तकनीकी कौशल आता है, अर्थात ऑप्शन ए क्या है सही है। अगला प्रश्न है 66, ये कह रहा है विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की नीति भारत में पहली बार कब आरंभ की गई थी। तो देखिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र जो ना एशिया का पहला EPZ जो इसका मतलब गठन हुआ था 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो लेकिन ECZ नीति जो थे ना 2000 मतलब कब, सन 2000 में शुरू की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67, तो इसको हम लोग छोटा करते हैं ताकि एक साथ मिल जाए। कह रहा है कि भारत में, प्रश्न कर रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च पर क्या है आधारित हैं। तो बिल्कुल कथन क्या है सही है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है ना 1 अप्रैल से लेकर कब से 31 मार्च पर आधारित है, बिल्कुल सही है। उसके बाद वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO को विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की। तो दोनों कथन क्या है बिल्कुल सही है, अर्थात सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, अर्थात 1 और 2 दोनों सही है। उसके बाद 68, कह रहा है निस्पंदन स्फीति अर्थात स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। तो इसमें कह रहा है कि उच्च आर्थिक समृद्धि और निम्न बेरोजगारी, या शून्य आर्थिक समृद्धि उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, या निम्न बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में गिरावट, या उच्च आर्थिक समृद्धि या वस्तुओं की कीमत में भारी गिरावट, मतलब भारी नहीं वस्तुओं की कीमत में गिरावट। तो देखिए क्या होता है ना कि मुद्रा स्फीति जनित मंदी क्या होता है, इसको हम लोग शुद्ध हिंदी में लिखें तो स्टैगफ्लेशन ही लिखते हैं। तो देखिए स्टैगफ्लेशन तब होती है ना जब मंदी या स्टैगफ्लेशन अर्थात शून्य आर्थिक समृद्धि और मुद्रास्फीति ना दोनों एक साथ घटित होती हैं। और ये अर्थव्यवस्था का ऐसा दौर होता है ना जिसमें कोई समृद्धि नहीं होती है, बेरोजगारी एक तरह से अपेक्षाकृत उच्च होती है, वस्तुओं की कीमत में क्या होती है वृद्धि होती है, तथा GDP में एक तरह से इसमें काफी भारी गिरावट होने लगती है, ठीक है। और ये सामान्यतः बेरोजगारी मतलब ये सामान्यतः जब बेरोजगारी आती है ना तब वे वस्तुओं की कीमत में गिरावट होती है। लेकिन आप सभी लोग पता होगा कि जब बेरोजगारी होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा, तो पैसा नहीं होगा तो भाई वो सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो एक तरह से वस्तुओं में क्या होती है, वस्तुओं के मूल्य क्या होते हैं गिरावट होने लगती है। लेकिन स्टैगफ्लेशन में एक ऐसा नहीं होता है, इसमें एक क्या होता है ना वस्तुओं की कीमत में गिरावट आती है, लेकिन स्टैगफ्लेशन एक ऐसी दुर्लभ दुर्लभ घटना होती है, इसमें क्या ना बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ ना वस्तुओं की कीमत भी बढ़ती है। अमूमन ये होता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा तो सामान नहीं खरीदेंगे, सामान नहीं खरीदेंगे तो उसकी कीमत गिरेगी। लेकिन इसमें स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए में दिया है उच्च आर्थिक समृद्धि और निम्न बेरोजगारी, तो इसमें बेरोजगारी भी होता है और वस्तुओं के जो सामानों के दाम है वो भी कम नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर अच्छा बी में जो दिया है शून्य आर्थिक समृद्धि और उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, तो बी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है सही है। और अगला प्रश्न है पटना में 1857 कह रहा है कि इसको हम लोग बड़ा करते हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था पटना में। तो बाबू कुंवर सिंह, पीर अली, लियाकत अली या यदुनंदन शर्मा। तो देखिए क्या ना बहुत से लोग इसको सोचेंगे कि 1857 के क्रांति में बाबू कुंवर सिंह जुड़े थे बिहार से, तो पटना में भी यही होंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये देखिए पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो था ना ये 3 जुलाई कब, तो 3 जुलाई को पटना की सिटी के मतलब पटना सिटी के जो पुस्तक विक्रेता थे पीर अली थे, इन्होंने किया था, ठीक है। अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी यहाँ से पूछ सकते हैं ना, दीन बोलो दीन का नारा किसने दिया था 1857 के समय में। तो दीन बोलो दीन का जो नारा दिया था ना ये पीर अली ने ही दिया था, किसने, पीर अली ने दिया था। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या ये 70 का है कि बिहार में साइमन कमीशन पटना कब आया। तो 12 दिसंबर 1928। सीधे हम लोग देख लेते हैं। देखिए बिहार में जो साइमन कमीशन आया था ना ये 12 दिसंबर 1928 को ही आया था, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और एक प्रश्न पूछा है कि बिहार में साइमन कमीशन का विद्रोह मतलब जो इनके जो आगमन का जो एक तरह से विरोध किया किसके नेतृत्व में किया गया था। तो ये अनुग्रह नारायण किसके नेतृत्व में, तो अनुग्रह नारायण के नेतृत्व में किया गया था। अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में मतलब इनका विरोध किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। उसके बाद कर 71 के और देखिए अगला प्रश्न है ना कि मुंगेर के प्रश्न संख्या 71 का रहा है कि मुंगेर के बढ़िया ताल आंदोलन का उद्देश्य क्या था। तो बकासत भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति या वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो देखिए मुंगेर के बढ़िया ताल का मुख्य मतलब इसका उद्देश्य था ना कि बकासत भूमि की वापसी की मांग, ठीक है। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि जो बकासत भूमि जो था मतलब बढ़िया ताल का जो बकासत आंदोलन था किसके नेतृत्व में किया गया था। ये कार्यानंद शर्मा थे। क्या कौन थे, कार्यानंद
कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में ये किया गया था। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, कह रहे बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी क्या है, ये कह रहा है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1930 में, 1932 ईस्वी, 1933 या 1934 ईस्वी। तो देखिए 1934 ईस्वी में ना पटना के अंजुमन इस्लामिया हाल में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की एक तरह से औपचारिक स्थापना हुई थी। किस पे, तो कांग्रेस अंजुमन अंजुमन इस्लामिया, ये अंजुमन इस्लामिया एक तरह से हाल जो था यहीं पे इसकी स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 73, ये कह रहा है कि बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन 1937 में किसके नेतृत्व में किया गया था, तो ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अनुग्रह नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। तो देखिए 22 जुलाई 1937 को, कब, तो सॉरी 20 जुलाई ये हुआ था गठन, 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में, किनके, तो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ था। और क्या ना, श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री भी बने थे, इसलिए ऑप्शन बी इसका क्या है, सही है। और अगला प्रश्न, बिहार का राजकीय वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है, तो बोधि वृक्ष, पीपल, तुलसी या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए बिहार का जो राजकीय वृक्ष है ना, धार्मिक मान्यताओं के कारण देखा जाए ना, तो पीपल है, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और देखिए एक प्रश्न यहाँ से मतलब राजकीय चिन्ह से कभी न कभी कुछ न कुछ कोई न कोई राजकीय चिन्ह जरूर पूछ लेता है, जैसे कि अभी 71 में जो पूछा था, तो राजकीय पशु पूछ लिया था, क्यों, राजकीय पशु। तो देखिए राजकीय जो पशु है, आप सभी लोगों को पता होगा कि क्या है, तो राजकीय जो पशु है ना, ये कौन सा है, ये बैल था। राजकीय पशु क्या था, बैल था। ठीक है, एक होता है राजकीय वृक्ष, तो हम लोग देखें राजकीय पुष्प क्या था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ठीक है, मैं तुम्हें बता ही दूंगा। राजकीय क्या है, पुष्प, इसको आप लोग, एक मिनट, हाँ, राजकीय पुष्प को आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या था, कौन सी फूल था। मैं ऑप्शन भी दे दे रहा हूँ, गेंदा था, कमल, मतलब गेंदा है, कमल है, या गुलाब है, या मतलब गुड़हल, मतलब ठीक है। तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए राजकीय पुष्प क्या है। और देखिए राजकीय पक्षी क्या होती है बिहार का, तो राजकीय जो पक्षी है ये गौरैया है। क्या है, राजकीय पक्षी क्या होती है, गौरैया। ठीक है, और एक और होता है क्या, राजकीय मछली, सभी लोग पता मछली कौन सी है राजकीय, तो ये होती है जो मांगुर एक मछली होती है, इसको राजकीय मछली माना जाता है। और राजकीय भाषा क्या होता है, तो राजकीय भाषा जो प्रथम राजकीय भाषा है, एक तो प्रथम हो गया तो हिंदी है, और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है, तो द्वितीय जो राजकीय भाषा है ये उर्दू है। ठीक है, कौन सा है, उर्दू। और एक प्रश्न यहाँ से भी एक प्रश्न और देखते हो, मछली हो गया, वृक्ष हो गया, और राजकीय चिन्ह क्या होता है, राजकीय चिन्ह होता है ना, बोधि वृक्ष होता है, राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष होता है। ठीक है, मैं बोल दे रहा हूँ, उसको लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, पुष्प को आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में करिए कौन सा पुष्प था, मतलब कौन सा राजकीय पुष्प है बिहार का। अगला प्रश्न है 74, 75, कह रहा बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है, 4 जिले, 5 जिले, 6 जिले या 7 जिले। ठीक है, तो आप सभी लोग पता होगा कि जो सोन नदी है ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों के मैकाल श्रेणी से निकलती है, और यह देखिए कोस्ट कितने जिलों में जाती है, तो पहले रोहतास जिले में क्या करती है, प्रवेश करती है। पहले रोहतास जिलों में जाती है, उसके बाद से मतलब रोहतास जिले में ही प्रवेश करती है, फिर उसके बाद औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर होते हुए पटना में, पटना जिले के मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। एक तरफ देखा जाना चाहिए 5 जिलों को मतलब क्रॉस करती है। कौन कौन से जिले थे, एक तो पहला तो रोहतास आ गया जो कि सबसे पहले यहीं प्रवेश करती है। रोहतास के बाद एक कौन सा जिला आ जाता है, उसके बाद से औरंगाबाद आता है। क्या है, औरंगाबाद। रोहतास के बाद से औरंगाबाद आता है, उसके बाद क्या आता है, अरवल, गया क्या है भाई, हाँ, रोहतास, औरंगाबाद, और नेक्स्ट आता है क्या, अरवल। ठीक है, उसके बाद से कौन जिला आता है, अरवल के बाद से भोजपुर आ जाता है, कौन सा जिला, भोजपुर, और अंत में आता है क्या, पटना। ठीक है, अंत में आता है पटना। ठीक, तो कुल 5 जिलों से होकर ये गंगा नदी में जाके मिल जाती है। और इसकी जो कुल लंबाई है ये सोन नदी की जो देखा जाए, सोन नदी की कुल लंबाई देखा जाए, इसकी कुल लंबाई लगभग 270 किलोमीटर है। कितना, 270 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या कितना, 76, तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित, अच्छा एक तरफ मिलान करना है तो इसको छोटा करना पड़ेगा। कह रहा है निम्नलिखित का मिलान करें, एक तरफ बिहार की नदियां, संगम बिंदु गंगा के स्थान, तो कर्मनाशा नदी कहाँ पे मिलती है, तो देखिए कर्मनाशा नदी जो है ना ये बिहार में मिलती है, कहाँ पे, और
प्रश्न संख्या कौन सा है ये 17 है ना, 76 है। तो देखिए कर्मनाशा जो है ये चौसा के स्थान में आगे गंगा से मिलती है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ए का 4। उसके बाद बूढ़ी गंडक, तो देखिए ये खगड़िया के पास मिलती है, कहाँ पे, बी का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, बी का क्या है 1 हो जाएगा। उसके बाद गंडक नदी, तो गंडक नदी सोनपुर में आके मिलती है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। एक बचा क्या डी जो कि कोसी, तो कोसी जो है ना ये एक ही बचा है कुर्सेला, यहाँ पे आके मिलती है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा 3rd हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ए का 4 बी का 1 किस में है, तो ए का 4 बी का 1 जो है ना ऑप्शन नंबर बी में ही केवल, ए का 4 बी का 1 और सी का देखिए 2 है और डी का क्या है 3rd है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसलिए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान करें, और क्या कह रहा है कि इसका सही कोड चुने, ठीक है। एक तरफ से पाइराइट दिया है, तो मतलब कौन से जो खनिज हैं किस जिले में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो आप सभी लोग पता है जो पाइराइट है ना ये रोहतास जिले में ज्यादातर पाया जाता है, अर्थात ए का क्या हो जाएगा, ए से 2 सम्मिलित होगा, ए का 2, और साथ ए ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा। उसके बचा क्या गैलेना, तो गैलेना कहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये बांका में पाया जाता है, अर्थात बी का क्या हो जाएगा 1। बी का क्या होगा, देखिए बी का क्या है 1 ही है, ठीक है। तो बी का 1, तो देखिए ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1 केवल ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। लेकिन आगे हम लोग देख लेते हैं एस्बेस्टस कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये मुंगेर में पाया जाता है, सी का 4 इसमें है ही। सोना सबसे ज्यादा जमुई में, ये सभी लोग पता होगा, तो डी का क्या है 3rd, ठीक है, डी का 3rd इसमें, अर्थात ऑप्शन सी इसका क्या है सही है। उसके बाद कह रहा है बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो ये तो कॉमन सबको पता होना चाहिए, क्योंकि बिहार के स्पेशल कोई भी पढ़ेगा तो प्रश्न सबसे ज्यादा मतलब पहला शब्द यहीं से शुरू होता है। तो देखिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार होता है ना ये होता है आपका 24 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया ना 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके, देखिए ये जो गोला है ना इसको डिग्री पढ़ते हैं, ये डे से इसको मिनट पढ़ते हैं, जो डबल डे से इसको सेकंड पढ़ते हैं, ठीक है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड के उत्तरी अक्षांश में क्या है ये स्थित है, ठीक है। और देशांतर देख लें, यहाँ से कभी कभी देशांतर भी पूछा जा सकता है, तो ये तो अक्षांशीय था, तो ऑप्शन ये तो इसका सही है ही। देशांतर देखिए ना तो ये क्या कितना होता है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, ठीक है, 19 मिनट 50 सेकेंड से लेके होता है 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड, क्या 40 सेकेंड होता है, ठीक है। और ये बिहार भारत के सभी लोग पता पूर्वी भाग में स्थित है, और ये आकार में आयताकार है, इसमें कुल 9 प्रमंडल हैं, कितने 9 प्रमंडल हैं, और साथ में जिलों की जो संख्या है कितनी है 38 है, ठीक है। जिला कितनी है 38 जिले हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ई तो इसका सही है ही। और अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79। तो ये कह रहा है कि इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करते हैं, कह रहे राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो 1/6, 1/3, 1/2, 1/12 या 5/6। तो देखिए राज्य विधान परिषद की संरचना जो ना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो 171 में की गई है। पूछा है कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, तो देखिए अनुच्छेद 171 के अनुसार देखा जाए तो विधान परिषद के कुल सदस्यों की जो संख्या होती है राज्य विधानसभा की कुल संख्या के लगभग 1/3 होता है। अच्छा विधान परिषद कितने सदस्य होते हैं, जो विधानसभा की संख्या होगी ना उसका कुल 1/3 होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। विधानसभा की कुल संख्या के लगभग 1/3 से मतलब अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन न्यूनतम भी होता है कितना न्यूनतम देखा जाए ना तो न्यूनतम कितना होता है, ये 40 सदस्य होते हैं, अर्थात ऑप्शन 20 का क्या है सही है। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 80। तो ये कह रहा है बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए बिहार विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे ना ये इसमें कह रहा है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा, श्री राम दयालु सिंह, अनुग्रह नारायण सिन्हा या जयराम जगजीवन राम। तो देखिए बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे राम दयालु सिंह थे, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। और ये 22 जुलाई 1937 को ना भारत सरकार अधिनियम 1935 के गठित बिहार प्रांतीय विधानसभा का पहला सत्र, एक तरह से पहला सत्र होने पर ये सर्वसम्मति से चुने गए थे, ठीक है। अच्छा ऑप्शन 20 का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, 20 का सही हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 81। तो इस क्या रहा है कि किस कंपनी ने रडार डोम निर्माण के लिए रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद के साथ सभी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो ये इसका हम लोग सीधे सीधे आंसर देखते हैं, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड, लार्सन एंड टुब्रो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या है सही है। 82 कह रहा है कि कौन सा संगठन रेमन मैग्से पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगठन बना, तो कह रहा है कि स्माइल फाउंडेशन, एजुकेट गर्ल्स, नन्ही कलिया, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एजुकेट गर्ल्स क्या है, एजुकेट
एजुकेट गर्ल्स जो है ना, ऑप्शन बी इसका ही हो जाएगा। और रेबन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 से ना सम्मानित होने वाला ये पहला भारतीय संगठन बना है। और ये क्या है ना, ये गैर सरकारी संगठन अर्थात कहा जाए तो एनजीओ क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये सफीना हुसैन के द्वारा। किसके? तो सफीना एक हुसैन है, इनके द्वारा इसकी गठन हुआ था। इसलिए ऑप्शन 20 का क्या है? सही है। और अगला प्रश्न है 83। तो 83 का निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर एक विश्व स्तरीय ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास की संभावनाओं को पता लगाने के लिए मार्गदर्शक तमिलनाडु के साथ एक समझौता ज्ञापन अर्थात एमओयू पर हस्ताक्षर किया? तो इसका हम लोग सीधे सीधे आंसर देखते हैं। ये मचगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ सब सभी करंट अफेयर का प्रश्न है, हालांकि इसके जो करंट अफेयर है काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग सीधे बस आंसर देखते चलेंगे। तो उसके बाद क्या रहा ना कि 84 कि हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया, जो 2011 में 44 से 2023 में कितनी हो गई है? तो देखिए शिशु मृत्यु दर में कमी का रुझान देखा गया है ना, जो 2011 से मतलब 2011 में 44 थी और 2023 में घटकर कितनी हो गई है? तो ये 25 हो गई है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद 85 प्रश्न कर रहा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने रक्षा लेखा महानियंत्रक अर्थात कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का पदभार ग्रहण किया है? तो गौरव शुक्ला, ध्रुव नारायण श्रीवास्तव या नीरज मिश्रा या विश्वजीत सहाय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्वजीत सहाय। और ये भारतीय रक्षा लेखा सेवा जो 1900 बैच के अधिकारिक थे। ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 90वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना इलम पार्थी अवलई पुडरई रवि कुमार। नाम इसका बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, तो क्या है? इलम पार्थी एव रवि कुमार, तमिलनाडु के चेन्नई शहर के ये रहने वाले हैं। और इन्होंने खिताब मात्र कितने वर्ष में जीता है? तो 16 वर्ष में इन्होंने ये खिताब जीता है। अच्छा, ऑप्शन सी इसका क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना क्या है? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में कौन सा कथन क्या है? सत्य कथन असत्य कथन को पहचानिए। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें स्टूडेंट और रिसर्चर्स एक डिजिटल पोर्टल के जरिए अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स तक आसानी तक पहुंच सकते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है इसका संचालन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क करेगा और जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अंतर्गत आता है, ये भी कथन क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत 3 साल की अवधि के लिए 6000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तो ये भी कथन क्या है? सही है। देखिए तीनों के कथन सही है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि पूछा कौन सा असत्य कथन है, तो देखिए कोई भी असत्य नहीं है, तीनों सही है। इसलिए ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखिए अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सेशन में कुछ ना कुछ कमेंट बॉक्स में, और जो आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है या कोई सुझाव देना हो तो जरूर उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। प्रश्न संख्या 88 का है, किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधार वर्ष के रूप में घोषित किया? शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय या रक्षा मंत्रालय? तो देखिए रक्षा मंत्रालय ना वर्तमान एवं भविष्य के सुधारों को गति देने के लिए ना रक्षा मंत्रालय सर्वसम्मति से 2025 को सुधार वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि चर्चा में रहा विलो क्या है? तो कह रहा है कि चर्चा में रहा विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो देखिए विलो नामक एक अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप जो है ना, ये गूगल के द्वारा विकसित किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 90 ये कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? तो देखिए 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया ना, ये उत्तराखंड में किया गया, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और ये कब से आयोजन किया गया? 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक। कब से? देखिए 28 जनवरी, ये 28 जनवरी से लेके 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया। और उत्तराखंड के कुल 8 जिलों में, उत्तराखंड के 8 जिले और 11 शहर, 8 जिले और 11 शहरों में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका क्या है? सही है। अगला करें कौन कौन से देशों को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2025-26 के कार्यालय के लिए चुना गया? करें कौन कौन से देश को संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य के रूप में 2025-26 के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, अर्थात सभी को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है 92, ये कह रहा है कि नासा के जेम्स वेब क्या है? तो नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पृथ्वी से बड़े एक
एक्सो प्लेनेट का पता लगाया है जो रहने योग्य क्षेत्र में स्थित है और जिसमें जीवन सहायक परिस्थितियां होने की संभावना है। इस एक्स प्लेनेट को नाम क्या दिया गया है? तो इसका जो नाम दिया गया है ना, ऑप्शन कर रहा है K518b या K216c या K315b या K218b। तो इसका जो सही नाम दिया गया है K218b, अर्थात ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93। तो इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसके कई ऑप्शन दिए हैं। तो ये कह रहा है कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा जारी खेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। कह रहा है गुकेश डी को शतरंज के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बिल्कुल कथन क्या है? सही है। और उसके बाद कह रहा है कि श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को अर्जुन पुरस्कार आजीवन श्रेणी से सम्मानित किया गया। तो देखिए ये भी कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि सुश्री मनु भाकर जी को ओलंपिक्स में निशानेबाजी में 2 पदक जीतने के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दूसरा कथन क्या है? तीसरा कथन मनु भाकर जी है ना, तो ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि मनु भाकर जी को अर्जुन पुरस्कार से नहीं बल्कि इनको भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्थात 2 कथन सही है, 1 और 2, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 94। तो ये कह रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है। तो ये कह रहा है कि श्री दुव्वर नागेश्वर रेड्डी को चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। बिल्कुल कथन सही है। तो चूंकि सही है तो हमारा ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि असत्य कथन में क्या करना है? चूज करना है। उसके बाद कह रहा है 2025 में कुल 139 पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 19 और पद्म श्री 113 व्यक्तियों को दिया गया। ये भी कथन क्या है? सही है। उसके बाद कह रहा है पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल गलत है। ठीक है। सी क्या है? गलत है। ठीक। देखिए पद्म पुरस्कार 2025 में 25 महिलाओं और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। इसमें ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें देखिए 25 महिलाएं नहीं बल्कि कितनी महिलाएं? तो 23 महिलाएं और 10 विदेशी भी शामिल थे इसमें। कौन? 10 विदेशी भी इसमें व्यक्ति शामिल थे और 13 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया। ठीक है। 23 इसमें 25 महिलाएं नहीं बल्कि 23 महिलाओं को, इसलिए सी क्या है? गलत है। डी कह रहा है पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। ये भी कथन क्या है? सही, अर्थात सी केवल गलत है, इसलिए सी सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 95। कह रहा है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार सत्य कथन को चुने। ठीक है। तो कह रहे भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का वनावरण कितना है? तो 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है। तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है। और कह रहा है क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वनावरण राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये भी कथन क्या है? सही है, अर्थात बी ए और बी दोनों सही है। उसके बाद कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। ये भी कथन क्या है? सही है, अर्थात सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी कथन क्या है? सही, अर्थात सही आंसर हमारा फाइनली हो जाएगा आंसर डी। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96 का है बिहार बजट 2025-26 बिहार सरकार द्वारा विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया? तो देखिए बिहार बजट जो विधानसभा में 2025-26 प्रस्तुत किया गया था ना, ये 3 मार्च 2025 को प्रस्तुत किया गया था, अर्थात ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 97 का बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार देश में सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है? तो सबसे तेजी से विकास करने वाले बिहार का स्थान होना दूसरा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इस सर्वे में कहा गया कि बिहार देश की सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में दूसरे स्थान पर आता है। उसके बाद कह रहा है वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में वृक्षारोपण सहित कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो बिहार के बारे में पूछा है। ठीक है। तो देखिए बिहार में वृक्षावरण सहित कुल वनावरण जो है ना, ये 9,902 किलोमीटर। कितना? 9,900 एक मिनट, हाँ 9,902 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ए में नहीं है, किसमें? सी में। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 99। कह रहा बिहार में गंडक नदी किनारे राज्य का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किस जिले में किया जा रहा है? तो देखिए घड़ियाल निर्माण मतलब गंडक नदी किनारे घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण ना बिहार के गोपालगंज जिले में किया जा रहा है। ठीक है। बिहार के गोपालगंज जिले में गंडक नदी में बिहार के पहले घड़ियाल अभ्यारण्य का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर 8 वर्ष बाद बिहार में झांकी निकाली गई। इस झांकी में घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थित भगवान बुद्ध की मूर्ति को दिखाया गया। घोड़ा कटोरा जलाशय कहाँ स्थित है? तो वैशाली में, राजगीर में, पश्चिमी चंपारण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए घोड़ा कटोरा जो जलाशय है ना, ये बिहार के राजगीर में है। किसमें? राजगीर में, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
तो इसमें देखिए ये एडिटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट था, अर्थात 100 प्रश्न था इसमें, 100 के 100 हम लोग देख चुके हैं। और अगले वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे और इसमें हम लोग फुल टेस्ट को ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ जो भी सुझाव हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं उस पर सुधार कर सकूँ। तो आज के लिए इतना ही।